इस चंबल ग्वालियर संभाग के हमारे सपूत और गौरव तीन शख्सियत यहां बैठे हुए हैं। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सिंधिया जी और गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी सहित मंच पर विराजमान एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जाति का पूरा परिवार, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहनों भाइयों, कल और परसों कुछ पत्रकारों ने मुझे पूछा कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं इसलिए अंबेडकर महाकुंभ हो रहा है। मैंने उन पत्रकार भाइयों के माध्यम से एक चीज बताई थी। मैंने कि माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल मुख्यमंत्री बने हुए हो रहे हैं। यहां 47 साल एक ही पार्टी के लगातार मुख्यमंत्री रहे। मैंने उन पत्रकारों के माध्यम से एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का जवाब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं आ पा रहा है। मैं फिर से इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, पार्टी के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं कि आप सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं, आप सामाजिक सम्मान में विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम है कि 47 साल जिनके पास सत्ता रही, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का महाकुंभ नहीं मना पाया। जिनके पास लगातार 47 साल सत्ता रही, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान मऊ में राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना पाया। जिन कांग्रेस के पास 57 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने अंबेडकर जी के नाम से विश्वविद्यालय नहीं बना पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अंबेडकर जी का महाकुंभ भी मनाते हैं और बाबा साहब अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक भी बनाते हैं और विश्वविद्यालय भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से बनाते हैं। केवल यही नहीं है, मैंने पत्रकारों से एक बात और कही कि देश में 57 साल कांग्रेस की सरकारें रही है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का एक भी राष्ट्रीय स्मारक इस देश में नहीं बनाया जाता है। अगर 5-5 राष्ट्रीय स्मारक बनकर तैयार होते हैं तो नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बनकर तैयार होते हैं। बहनों भाइयों, एक नहीं कई प्रकार की चीजें आज गरीब कल्याण की जितनी योजना आ रही है, 35% अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को अपमान किया है। इस कांग्रेस ने हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा का अपमान किया है। कांग्रेस के मित्र टीवी पर चिल्लाकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी। मैंने पत्रकारों के माध्यम से फिर से प्रश्न किया। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में धारा 370 ये कांग्रेस ने लगाई थी। धारा 370 के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर थे। ये 370 के कारण जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति, दलित और आदिवासियों का नौकरियों में आरक्षण समाप्त था। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धारा 370 खत्म की, बाबा साहब के सपनों को पूरा किया। वहां से फिर से नौकरियों में आरक्षण मिलना चालू हो गया और विधानसभा में अनुसूचित जाति को 7 और आदिवासियों को 9 सीटें आरक्षित पहली बार हुई है। 1975 में इसी कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचलकर इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था। संविधान तब खत्म हुआ था। बहनों भाइयों, नरेंद्र मोदी ने तो एक बात कही है कि आरक्षण को खरोंच भी नहीं आ पाएगी और हमारे मुख्यमंत्री या अनुसूचित जाति, दलित और आदिवासी बच्चों के पढ़ने के लिए ज्ञानोदय विद्यालय खड़ा करते हैं, जिसके कारण वो आगे बढ़े। ये मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब दलित और आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश के लिए पैसा भेजते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री दलितों के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए बहनों भाइयों, किसी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ भीम आर्मी के लीडर
अभी अंबेडकर जी के जन्म स्थान पर माल्यार्पण करने गए थे। मैंने पत्रकारों ने पूछा, ये कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र है? मैंने कहा, ये वो भीम आर्मी है जो एक तरफ दलितों पर राजस्थान में अत्याचार होते तो जाती नहीं है, और मध्य प्रदेश में कोई घटना हो जाती है तो छाती पीटने के लिए आते हैं। ये वो भीम आर्मी है जो समाजवादी पार्टी के साथ आज चल रही है कदम मिलाकर। वो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के लिए जानी जाती है। ये बेमेल गठबंधन केवल हमारे समाज को भड़काने के लिए किया जाता है। और इसलिए बहनों भाइयों, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री जी बहना योजना चालू कर रहे हैं, तो क्या दलितों की बहनों को इसको लाभ नहीं मिलेगा? क्या लाडली बहनें चालू करता योजना, क्या उसका लाभ नहीं मिलता है? मिलता है। यही तो ईमानदार पहल है, और ये ईमानदार पहल मध्य प्रदेश में कोई कर रहा है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, और देश में कोई ईमानदार पहल कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के मित्र आते हैं तो पूछिए कि तुमको सत्ता रही तो अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं मनाया? तुम पर सत्ता रही तो रविदास महाकुंभ क्यों नहीं मनाया? तुम्हारा मुख्यमंत्री बना तो राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा प्रधानमंत्री बना तो अंबेडकर जी को याद क्यों नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? इसलिए हम तो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, हम महर्षि वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं, हम निषाद राज को गले लगाने वाले लोग हैं। इसलिए बहनों भाइयों, किसी के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आज शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा होने की जरूरत है, जिन्होंने 1 करोड़ का सागर में रविदास महाकुंभ पर रविदास जी का बड़ा 100 करोड़ का मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा मुख्यमंत्री रविदास जी का मंदिर बनाने के लिए 1 पैसा नहीं देता है, तुम्हारा मुख्यमंत्री अंबेडकर महाकुंभ मनाने के लिए 1 पैसा नहीं देते हैं। ये कोई देता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, एक बार फिर से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जोरदार शिवराज सिंह जी चौहान के लिए नारा लगाइए, शिवराज सिंह आगे बढ़ो। दोनों हाथ उठाकर शिवराज सिंह आगे बढ़ो। जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी। लाल सिंह जी ने जैसा कि कहा कि बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारी ग्वालियर की ही एक बेटी हैं जिन्हें विदेश में उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति मिली है, और छात्रवृत्ति भी छोटी मोटी नहीं मिली है, लगभग 77 लाख रुपए की छात्रवृत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई है। हम इस बिटिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो विदेश में हैं और उनकी सीधी बात आप सभी को सुनवा रहे हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर ग्वालियर के ही मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे एक और बच्चे की बातचीत हम यहाँ लाइव आपसे करवाएंगे। सौरभ चौरसिया हैं, MBBS कर रहे हैं। सौरभ जब तक मंच पर आते हैं हम कोशिश करते हैं अंजलि गहलोत से जुड़ने की, जिन्हें ये 77 लाख रुपए की सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई। अंजलि से बात करवा सकते हैं? नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है और मैं अनुसूचित जाति वर्ग विधि शिक्षा योजना की लाभांतर छात्रा हूँ। मैंने मेरा मास्टर्स, मेरी हायर एजुकेशन EC में एनसी स्टेट यूनिवर्सिटी USA से सन 2022 दिसंबर में कंप्लीट कर ली है, और अभी मैं यहाँ पर एज ए सिस्टम इंजीनियर कैटरपिलर में काम कर रही हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं हमारी MP गवर्नमेंट को और हमारे माननीय CM को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने SC ST वर्ग के लिए इतनी अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम बनाई, जिसके द्वारा हम बच्चे यहाँ पर आ पाए और अपना सपना पूरा कर पाए, हायर एजुकेशन ले पाए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और सारी टीम को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने इतनी मेहनत की, सारे टाइम पे फीस हमें पहुँचाते रहे, जिससे हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बहुत बहुत ये थी ग्वालियर की बेटी अंजलि गहलोत जी, जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के जरिए, और अब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए जो मदद मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, उसके तहत ग्वालियर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे छात्र श्री सौरभ चौरसिया जी को हम मंच पर बुला रहे हैं। आइए सौरभ, बताइए अपनी बात। मैं सौरभ चौरसिया
पुत्र श्री अजमेर सिंह चौरसिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मामा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का छात्र हूं और मुझे मध्य प्रदेश शासन की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिसके मैं अपने कॉलेज की फीस भरता हूं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाऊंगा भविष्य में। यदि यह छात्रवृत्ति मुझे प्रदान न की गई होती तो शायद मैं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को न अच्छा कर पाता और शायद अपने आगे की पढ़ाई को न जारी रख पाता। तो इस चीज़ के लिए मैं मध्य प्रदेश शासन और माननीय मामा जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद ले लीजिए बेटा। भविष्य के डॉक्टर श्री सौरभ चौरसिया जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से आशीर्वाद लेते हुए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद महोदय से सभी से आशीर्वाद लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं और अब हम उद्बोधनों में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसद महोदय ग्वालियर संसदीय क्षेत्र श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी से आग्रह है कि आप आएं और अपनी बात कहें। आज ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ के इस पावन अवसर पर मंचासीन हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, विशिष्ट अतिथि हमारे ग्वालियर के सपूत केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, हमारे इस अंचल के लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विष्णु शर्मा साहब, जिनके कृपा से आयोजन यहाँ पर हो रहा है, ऐसे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की आदरणीय मंत्री सुश्री मीना सिंह जी, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री माधव सिलावट साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के कैलाश जाटव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य साहब, मंचासीन सभी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे साथीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, और सबसे पहले दूर दराज से पधारे मेरे सभी संचल के निवासी भाइयों और बहनों, आज हम सब भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उनकी 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस महाकुंभ के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं। संविधान निर्माता श्रद्धेय बाबा साहब ने वंचित व दलित वर्ग के भाई बहनों के उत्थान एवं सामाजिक समरसता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्हीं की प्रेरणा से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार व माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में चल रही मध्य प्रदेश की सरकार इस वर्ग की खुशहाली व जीवन स्तर में सुधार व विकास के अवसर प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाएं व इनका सफल क्रियान्वयन इसका प्रमाण है। प्रदेश में इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में है। अन्याय, अभाव व अज्ञान दूर कर गैर बराबरी को मिटाना आज हमारा लक्ष्य है। आइए हम सब आज इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि लक्ष्य की पूर्ति तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज इतनी गर्मी में आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मेरी ओर से, आप सबकी ओर से पुनः एक बार श्री बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अपने उद्बोधन को संक्षिप्त रखने के लिए सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए लालायित हैं और अब इसी क्रम में बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री माननीय जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश श्री तुलसीराम सिलावट जी। इस महाकुंभ के ओजस्वी बहनों के भाई, बेटियों के मामा, अन्नदाताओं के किसान के पुत्र, परम सम्मानी मुख्यमंत्री शिवराज जी, देश में केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र तोमर जी, विकास और प्रगति की नई सोच रखने वाले केंद्रीय मंत्री, हमारे परिवार के मुखिया, आप सबके चहेते
परम सद्य श्रीमंत ज्योतिराय सिंधिया जी, जिनके नेतृत्व में पूरा भाजपा संगठन काम करता है, ऐसे सम्मानीय अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री सम्मानीय नरोत्तम जी, हमारे समाज के सम्मानीय लाल सिंह आर जी, इस मोर्चे के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जाटव जी, अभी हमारे अपने विभाग की छोटी बहन मीना सिंह जी, परम सम्मानीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विवेक जी, स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय प्रभुराम जी, आपका बेटा, आपका भाई, आपका मंत्री पुदुम तोमर जी, अरविंद जी, इमरती जी, ओपीएस मंच पर सुरेश जी भी हैं, क्यों बुजेन भी है, दोनों संगठन, अभय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष सम्मानीय कौशल शर्मा जी, मंच पर पूर्व विधायक, लोकप्रिय सांसदगण, मोर्चे के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, आज इस ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म अवसर पर मैं आप सबकी ओर से बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इधर कोई भी पवित्र काम करो तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में संतों का आशीष लो। आपके चरणों में नमन और प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी, जब भी कोई पवित्र काम करते हैं तो बेटी का आशीष लेते हैं। आज का ये महाकुंभ पूरे मध्य प्रदेश में एक इतिहास लिखने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। बाबा साहब का संकल्प, बाबा साहब का उद्देश्य, बाबा साहब का लक्ष्य देश में और प्रदेश में किसी ने पूरा करने का प्रयास किया है, उस विचारधारा का नाम भारतीय जनता पार्टी है। जो भाजपा बोलती है वो करती है। आप जानते हैं कल और परसों हम हमारे जो राष्ट्र के गौरव नहीं, विश्व के गौरव, हमारे मान और सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। कई वर्षों तक इस देश में, इस प्रदेश में उस दूसरी विचारधाराओं ने सरकार बनाई, पर बाबा साहब के जन्म स्थल को विकसित करने का, स्मारक बनाने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया है। और इसी के साथ संत रविदास जी की जयंती थी। एक महाकुंभ सागर में हुआ, 100 करोड़ की प्रतिमा बनाने का संकल्प आपके भाई मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। और एक वो कांग्रेस है जिन्होंने हमेशा हमारे इस राष्ट्र के गौरव को प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत में जाने से रोकने का पाप उस कांग्रेस ने किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ये महाकुंभ एक इतिहास लिखने वाला है। मेरी आपसे प्रार्थना है, जो व्यक्ति बोलता है वो करता है। आज मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ
मुख्यमंत्री शिवराज जी, शिव और ज्योति जी के साथ सत्य नरेंद्र तोमर जी और संगठन के बीडी शर्मा जी हैं। जब ये शीर्ष नेतृत्व ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के सपनों को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी, आपको याद है कि 2002 में 3 में मीना सिंह जी यहां बैठी हैं, मात्र 2 अरब रुपए का बजट होता था। आज मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 20 अरब का अरब हमारी बेटी के लिए, बेटे के लिए एक खजाना खोल दिया। ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से ताली बजा दो आप। ताली पहुंची नहीं, क्योंकि आपने देखा एक बेटी विदेश से बाबा साहब का सपना पूरा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। एक बेटी को लगभग 77 लाख की स्कॉलरशिप इस मध्य प्रदेश में कोई कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। एक बेटा ग्वालियर का गौरव चौरसिया डॉक्टर बनने वाला है। यह भी पवित्र काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। आप जानते हैं कि देश की सरकार डबल इंजन की सरकार है। एक कल्पना थी हमारी बेटी की, हमारी बहन की, मेरी मां की, कि खुद का छत हो, खुद की आंगन हो, प्रधानमंत्री आवास लाखों की संख्या में किसी ने बनाने की कोशिश की। बाबा राव भीम साहब का संकल्प पूरा करने का आवास, प्रधानमंत्री आवास देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। यह पवित्र काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको पता है कई बेटे और बेटियां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन करने जाते थे, उपेक्षित होते थे, कुंठा होती थी, क्योंकि वो बड़े स्कूल से तुलना नहीं कर सकते थे। अंग्रेजी समस्या थी उनके जीवन में, पर एक देश का प्रांत मध्य प्रदेश ऐतिहासिक निर्णय, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हमारे बेटे और बेटियों के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी, ये मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। ये पवित्र काम हमारे और आपके लिए किया। आप जानते हैं पहले जो हम छात्रावास मात्र मध्य प्रदेश में 8 या 900 होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 2000 छात्रावास हमारे बेटे के लिए सुविधाएं मुक्त प्रयास किया, कोशिश की। आज लगभग 85,000 विद्यार्थी बेटे और बेटियां उस आवास में रह रहे हैं। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है। आप जानते हैं बाबा साहब का एक सपना था, विकास और प्रगति और उन्नति। ये तभी संभव है कि आपका बेटा, आपकी बेटी शिक्षित हो। ये संकल्प मध्य प्रदेश में उनके सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज जी, परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, परम सम्मानीय नरेंद्र तोमर जी और बीडी शर्मा जी कर रहे हैं। इसी के साथ आप जानते हैं कि बाबा साहब का एक संकल्प था, जीवन को हमेशा बदले अंदाज में जीना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपके ना होने पर समाज आपको हमेशा याद रखे। आप जानते हैं जीवन बड़ा नहीं है, महान होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज जो सब कुछ करता है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज इस महाकुंभ में ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, इधर बेटी भी है, इधर बेटा भी है, इधर भाई भी है। क्यों ना आज
मुख्यमंत्री जी को, सिंधिया जी को, नरेंद्र तोमर जी को, बीडी शर्मा जी को दोनों हाथ उठाकर ये विश्वास दिला दे हम सब आपके साथ हैं। जरा ऊंचा हाथ करके दोनों सब उधर पीछे से आगे से ताली बजा के जोरदार। अंत पर मैं फिर से आप सबकी ओर से श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का, परम सम्मानी सिंधिया जी का, परम श्रद्धेय तोमर जी का, परम सम्मानी बीडी शर्मा जी का, इसी के साथ हमारी कोशिश है कि समाज की सूरत बदलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहना चाहिए। मैं फिर से आप सबकी ओर से आप सबका कृतज्ञ हूं। इस महाकुंभ में एक ऐतिहासिक आज ये अपार जनसमूह इस बात का द्योतक है। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय सिंधिया जी, श्रद्धेय तोमर जी, 2023 कमल खिलेगा कि नहीं? जोर से। ये सेमीफाइनल है और 2024 में फिर से कमल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसीराम सिलावट जी। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं ग्वालियर के बेटे केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मंच पर आसीन हमारे बाएं ओर ग्वालियर चंबल संभाग की आधारशिला भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत को एक विश्व स्तर पर आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के एक नई ऊर्जावान शक्ति में परिवर्तित करने की एक क्षमता का सबसे बेहतरीन उदाहरण मंच पर बैठे हुए हमारे सभी संतों को मेरा झुककर प्रणाम। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो दिन और रात प्रदेश की 9 करोड़ जनता की एक एक की सुखद भविष्य का संकल्प लेकर 24 घंटे कार्य करने के लिए संकल्पित हैं, ऐसे मेरे अपने शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन हमारे देश के कृषि मंत्री और ग्वालियर चंबल संभाग के सपूत आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है सांसद खजुराहो के पर है मेरे मुरैना के ही हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे सांसद आदरणीय शेजवलकर साहब और आदरणीय संध्या राय जी, हमारे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपने लाल सिंह आर्य जी, पिछले 8 दिन से यहां उपस्थित मेहनत मशक्कत करते हुए पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मेरे अपने कैलाश जाटव जी, मंच पर आसीन प्रदेश के गृह मंत्री हमारे अपने नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सुश्री मीना सिंह जी, अरविंद भदौरिया जी, भारत सिंह कुशवाहा जी,
सुरेश राठखेड़ा जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, ओपीएस भदौरिया जी, अभय चौधरी साहेब, कौशल शर्मा जी, इमरती देवी जी, जीतू जिराती जी, मुन्नालाल गोयल जी, श्रीमती दुर्गेश कुमार जाटव जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी आन बान और शान ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जनता जनार्दन जो इस महाकुंभ में उपस्थित है। सर्वप्रथम इस देश के सबसे प्रखर व्यक्तित्व के धनी, ज्ञान के प्रतीक, संविधान के शिल्पकार और समस्त भारत के पथ प्रदर्शक परम आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज महाकुंभ का आयोजन है ग्वालियर चंबल संभाग के माटी पर, और ये ग्वालियर चंबल संभाग की माटी सदैव क्रांति की माटी रही है, सदैव बलिदान की माटी रही है, सदैव न्याय की माटी रही है। और आज मुझे अपना शीर्ष बाबा साहब के समक्ष झुकाते हुए आज मुझे गर्व है, केवल ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिक के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार पर नहीं, पर मुझे गर्व है एक मराठा होने के नाते बाबा साहब अंबेडकर के समक्ष शीश झुकाते हुए मुझे गर्व है। और इसके पीछे कारण है मेरे भाई और बहनों, जिस महार समाज में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, इतिहास के पन्नों को आप पलटोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, उनके सेना में अगर सबसे प्रथम पंक्ति के सबसे वीर सेनापति थे तो वो वीर सेनापति महार समाज के होते थे। उनके गढ़ किले के रक्षक महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे पूर्वज महाजी महाराज ने जब उस हिंदवी स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का पूर्ण किया और दिल्ली के लाल किले पर भगवा झंडा फहराया, उनके सेना में भी सबसे प्रमुख सेनापति उनके भाई के रूप में महार समाज के सेनापति होते थे। मेरे भाई और बहनों, और एक और रिश्ता बाबा साहब अंबेडकर का के साथ सिंधिया परिवार का बन चुका है। मेरी पत्नी का परिवार, उनके पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनको विदेश भेजा था पढ़ाई के लिए, और जब विदेश से पढ़ाई से वापस आए बाबा साहब अंबेडकर, तो सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के साथ उनके भाई के रूप में उनके राज्य के शासन में एक से एक हाथ मिलाकर भाई के रूप में कार्य करने का एक योगदान बाबा साहब अंबेडकर का रहा। तो आज इस महान देश के शिल्पकार बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में हम नमन करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि भारत आज आर्थिक प्रगति के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में आज स्थापित हो गई है, और 2030 तक हम उस शिखर तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि केवल आर्थिक शक्ति नहीं, भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरना होगा। और इसलिए केदारनाथ से, बद्रीनाथ से मऊ, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म स्थान से लेकर उज्जैन के महाकाल तक
एक नई जागरूकता भारतीय संस्कृति की राष्ट्र स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री तैनात कर रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। तो एक हाथ में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है और दूसरे हाथ में भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है। और जब इन जो दोनों का संगम होता है तो भारत का मुकाबला विश्व का कोई देश नहीं कर पाएगा। और उस जागरूकता की पहल में हमारे गुरु, हमारे संत महात्मा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संत रविदास जी हो, हमारे वाल्मीकि जी हो, हमारे ज्योतिबा फुले जी हो, संत गाडगे साहब हो, उस श्रृंखला में हमारे बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे देश के गुरु और संत हैं मेरे भाई और बहनों। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने कल कार्यकर्ता कार्यक्रम में भी कहा था, बाबा साहब अंबेडकर केवल अनुसूचित जाति समाज के संत महात्मा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा हैं। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि बाबा साहब अंबेडकर पूरे विश्व के पथ प्रदर्शक आप बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का नागरिक होने के वजह से हम धनी हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ, हमारे प्रदेश में हुआ, और उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन से संघर्ष का रास्ता उन्होंने अपनाया और ऐसा संविधान उन्होंने बनाया जिस संविधान को आज कहा जाता है विश्व में लोकतंत्र की जननी भारत जो बनी है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है मेरे भाई और बहनों। आज एक आजाद भारत में आप और हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है ये, और वो आजादी के अमृत महोत्सव में बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ये प्रण और संकल्प लें कि उनके दिखाए हुए पथ पर हम चलेंगे। उन्होंने हमें कहा था, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और आज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी शिवराज सिंह जी की यही सोच है कि आज भारत के एक एक जनता और मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक के हाथों में वो औजार देना होगा जिसके आधार पर एक विकसित मध्य प्रदेश और एक विकसित भारत का तैनात हम लोग आज कर पाएंगे। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए। 1927 में उन्होंने जामदार तालाब का संघर्ष किया, जहां अनुसूचित जाति के हमारे नागरिकों को उस तालाब से पानी पीने का संघर्ष करके सफलता उन्होंने प्राप्त की। कालाराम मंदिर का संघर्ष किया, जब उस समय में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। बाबा साहब अंबेडकर ने उस मंदिर के द्वार खोल के हर नागरिक को वहां दर्शन करने का हक दिलवाया। और बाबा साहब अंबेडकर ने केवल अनुसूचित जाति समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब अंबेडकर ने केवल भारत का संविधान का निर्माण नहीं किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने मेरी महिलाओं की लड़ाई भी लड़ी। अगर संविधान पढ़ोगे तो अनुच्छेद 14 और 16 में उन्होंने ये स्थापित किया कि आजाद भारत में महिलाओं को वही हक देश में मिलना चाहिए जो हक हर नागरिक को मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर सबके थे और हम सब बाबा साहब अंबेडकर को पूछते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, जिस बात की शुरुआत पूर्व वक्ता ने किया, आज देश में कई नेता ऐसे हैं जो जब चुनाव आ जाता है तो बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करते हैं। चुनाव आता है तो दलित के मसीहा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, 75 साल क्या किया?
मैं उन नेताओं से आज पूछना चाहता हूं जिन्होंने पिछड़े वर्ग को कलंकित करने का काम किया और आज माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो हमारी देश की राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समाज की महिला है, उन पर कटाक्ष करने का उन पे हिम्मत हुई। और उन नेताओं को मैं इतिहास के पन्ने दिखाना चाहता हूं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने प्रण और संकल्प लिया था 1950 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो वो कौन सा दल था जिस दल ने बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया? जवाब दे वो कांग्रेस पार्टी देश की जनता को। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, केवल उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रचार करने गए थे बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध। मेरे भाई और बहनों, इसका जवाब और इसका बदला आप और हमको लेना होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 75 वर्ष मेरे पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर को इंतजार करना पड़ा। देश की माटी की पहचान के लिए इंतजार करना पड़ा, सम्मान के लिए इंतजार करना पड़ा, मान के लिए। और मेरे भाई और बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई, तब मेरे परिवार के ही अटल जी ने, वही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न प्रदान किया। और मैं आपको बताऊं, जिस उम्मीदवार ने बाबा साहब अंबेडकर जी के विरुद्ध चुनाव में भागीदारी दी, कांग्रेस पार्टी ने उस उम्मीदवार को पद्म पुरस्कार दिया। अरे पद्म पुरस्कार का लोकतांत्रिकरण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है, जब देश का एक एक गरीब, देश का एक एक आदिवासी, देश का एक एक अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जिसने समाज का उत्थान किया हो, विकास किया हो, प्रगति किया हो, उसे राष्ट्रपति भवन में बुलाकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये बाबा साहब की भारत का निर्माण हुआ है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा जी का मिशन अधूरा बीजेपी कर रही है पूरा। और इसका भी उदाहरण देना चाहता हूं। 2015 तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना शपथ ग्रहण किया 2015 में 26 नवंबर उनकी 125वीं जयंती वर्ष 26 नवंबर 2015 में संविधान दिवस संसद में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से स्थापित किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री लंदन गए और लंदन में जब बाबा साहब अंबेडकर ने जिस घर में रहते थे वहां अंबेडकर स्मारक अगर किसी ने स्थापित किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। वास्तविकता यही है कि आज छात्रवृत्ति प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा हमारे नौजवान छात्रों को दिया जाता है। उसी के साथ हमारे कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की स्थापना हुई है। 450 एकलव्य स्कूल में 40,000 शिक्षकों और कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। और जहां केंद्र सरकार कार्य कर रही है वहां प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी हमारे समाज के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। ये एक ही प्रदेश की सरकार है। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में
जहां अनुसूचित जाति समाज के लिए 26,000 करोड़ बजट में आवंटित किया गया है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी का धन्यवाद अर्पित करें। अरे मुझे ग्वालियर की ताली चाहिए, ग्वालियर की ताली, पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट से। और जो बाबा साहब जी की सबका सपना था कि हमारी महिलाओं को भी हक देना होगा, शुरुआत की शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी से, और अब आ गई लाडली बहना योजना, जहां एक एक महिला को 1,000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया हर साल हर बहना के बैंक के खाते में शिवराज सिंह जी के सरकार के द्वारा डाला जाएगा। मेरे भाई और बहनों, तो आज हम इस महान संत भारत के, इनको हम नमन करते हैं। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को कि जो 2 अप्रैल 2016 में जो घटना हुई थी, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलकर सामाजिक समरसता तय करके वो सारे केस वापस लेने का पूर्ण इन्होंने घोषणा किया नहीं, लेकिन उसमें से 80% केस आज के तारीख पर वापस हो चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। उसी के साथ मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को। रक्षा मंत्रालय से जमीन आवंटित की गई है मऊ में, और शिवराज सिंह जी ने वो जमीन मऊ की संस्था को दे दी है कि मऊ की संस्था में वहां पूर्ण रूप से एक नया धर्मशाला स्थापित हो, ताकि एक विस्तृत रूप वो स्थान, धार्मिक स्थान हमारे लिए तैनात हो पाए। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, तीर्थ योजना शुरुआत की शिवराज सिंह जी ने, और शिवराज सिंह जी ने यह संकल्प लिया कि कई देशों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, दुनिया में के सामने बाबा साहब को लाने का काम शिवराज सिंह जी ने संकल्प लिया है। जन्मभूमि मऊ हो, नागपुर में दीक्षा भूमि हो, मुंबई में चैत्य भूमि हो, लंदन में शिक्षा भूमि हो, और दिल्ली में कर्म भूमि हो, इन 5 स्थान को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शिवराज सिंह जी ने सम्मिलित कर दिया है। मेरे भाई और बहनों, आज इस दिवस पर मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूं और शिवराज सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सागर में संत रविदास जी का धाम स्थापित करने का निर्णय किया है। मऊ में आपने जन्मस्थली को विस्तृत रूप देने का संकल्प लिया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ग्वालियर में भी शासकीय जमीन दे, ताकि एक अंबेडकर धाम ग्वालियर में भी हम लोग स्थापित कर ले। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हैं तो हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और कहो मेरे साथ, बाबा साहब अमर रहे, पीछे तक बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं। माननीय सांसद खजुराहो एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी,
अनुसूचित जाति मोर्चे के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, अनुसूचित जाति जनजाति की हमारी मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भारत सिंह जी, सुरेश राजखेड़ा जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष भाई कैलाश जाटव जी, यहां पर उपस्थित हमारे विवेक सैजवलकर जी, आदरणीय संध्या राय जी हमारी सांसद, सभी वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के मित्रों, और आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे नेतृत्व ने हमारे सभी संतों का जो सम्मान किया है, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं। और यहां पर उपस्थित हमारे सभी जनता जनार्दन आज लाखों की संख्या में इस बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे लिए ये बड़ा सौभाग्य का दिन है कि ग्वालियर चंबल संभाग के इस धरती पर बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ में आज माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैं आज पूरे नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को बाबा साहब ने जो इस भारत को दिया है, हम सब लोग जानते हैं कि इस भारत को संपूर्ण एक सूत्र में बांधने का काम अगर किसी ने किया इस देश के अंदर तो बाबा साहब अंबेडकर ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आज मित्रों, इस अवसर पर यहां पर इतने बड़ी संख्या में हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन भी हैं, जनता जनार्दन भी है। मित्रों, बाबा साहब अंबेडकर के सामने तो पता नहीं कितनी बड़ी समस्याएं उस समय के दौर में खड़ी थी, लेकिन संविधान निर्माण के बाबा साहब ने जब काम इस देश के लिए किया तो लोग कहते हो व्यक्ति महान कैसे बन जाता है, तो बाबा साहब अंबेडकर का वो बड़ा मान कि जब उन्होंने संविधान के निर्माण का काम शुरू किया तो बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को बताया कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए संविधान के अंदर उन बातों को कैसे लाया जाए। तो बड़े मन के साथ जो बाबा साहब ने किया उसका आज परिणाम है कि पूरा भारत आज एक सूत्र में बंध करके हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और मित्रों, आज मैं कहूं इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर जो सूत्र बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के संविधान में, इस देश के मूल तत्व में दिया, आज अगर मैं कहूं उस सूत्र को पूरा करने का काम कोई पूरा कर रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सबको लेकर के हर समाज के व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे आएगा, हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, तो अगर देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर समाज को ताकत देने का काम जिस प्रकार से हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। हर व्यक्ति का जीवन कैसे बदलेगा, जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, मैं आज उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 6 लाख छात्रों को 15,000 करोड़ की छात्रवृत्ति देकर के उन्हें सशक्त तो बनाया ही जा रहा है। अगर मैं कहूं कि इस मध्य प्रदेश के छात्रावासों के अंदर 80,000 बेटी बेटियों को उन्हें छात्रवृत्ति देकर उनके जीवन में बदलाव कैसे आएगा जब शिक्षा का स्तर ऊंचा उठता है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के अंदर उदाहरण प्रस्तुत किया था, आज उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे नौजवान साथियों को, बेटे और बेटियों को, जिसको आपने भी सुना कि वो विदेश के अंदर पढ़ाई कर रही है, 72 लाख रुपए की फीस देने का काम अगर किसी ने किया
तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुसूचित जाति के मेरे नौजवान भाई और बहनों को किया। आज मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज यहां पर इस समागम में स्वरोजगार से लेकर बैकलॉग की भर्ती पर 1 लाख से ऊपर पदों का हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों को बैकलॉग की भर्ती का अवसर दे करके उनके जीवन में खुशहाली कैसे आएगी, ये किसी ने किया तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। और इसलिए मित्रों आज मैं कहूं कि पंचतीर्थ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बाबा साहब को आज सम्मान देने से लेकर बाबा साहब के मान और सम्मान के लिए इस भारत के अंदर पंचतीर्थ के निर्माण को लेकर अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर ऐतिहासिक काम किया तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी कल 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर यह तय कर दिया कि मध्य प्रदेश के हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन उन पंच तीर्थ की यात्रा करने के लिए तीर्थ दर्शन योजना में जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने 10 कदम आगे बढ़ा करके कहा तीर्थ दर्शन योजना में केवल बस और ट्रेनों से नहीं, अब तो मध्य प्रदेश के अंदर हवाई जहाज से यात्रा मेरे अनुसूचित जाति के भाई और बहन करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मैं मित्रों आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोग, समाज के अंदर विभेद पैदा करने वाले लोग जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिसका उल्लेख अभी कर रहे थे, आज ग्वालियर चंबल संभाग से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। अभी 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 64,100 बूथों पर यह तय किया कि बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे करके बाबा साहब के विचारों को एक एक व्यक्ति के मन और भाव में उतारने का हम संकल्प लेकर के आगे बढ़े हैं। और इसलिए मित्रों आज मैं इस अवसर पर इस महाकुंभ में आज आप सब लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को अपने व्यवहार में ला करके जमीन पर उतारने का किसी ने संकल्प लिया है और इस काम को पूरा करने का कोई कर रहा है इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं पुनः एक बार आप सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने लाखों संख्या में मेरे अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को आज सम्मान और मान के साथ अनुसूचित जाति वर्ग को जो ताकत और उनके साथ खड़े होने का संकल्प पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नेतृत्व कर रहा है। मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, बोलिए बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री वी डी शर्मा जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं भारत सरकार के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस महाकुंभ के अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान भगवान बुद्ध के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए जिनका जीवन समर्पित है, ऐसे सभी पूज्य संतगण, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। और आज हम सब बाबा साहब को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हम चलें, अपने जीवन को भी सार्थक बनाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के भी चरणों में
मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला, नौजवान, सबके हितों की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, भारत सरकार के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मान्यवर श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो के सांसद माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री मान्यवर श्री नरोत्तम मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह आर्य जी, प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश जाटव जी, आज के इस कार्यक्रम में मेहमान मंत्री के रूप में हम सब के मध्य विराजमान चौधरी प्रभुराम जी, तुलसी सिलावट जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब, हमारी बहन मीना सिंह जी और हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के सभी विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षगण और इस विशाल कुंभ में उपस्थित लाखों लाख ग्वालियर चंबल के सभी नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज सर्वप्रथम तो मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्वालियर की इस पावन धरा पर बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन किया। इस महाकुंभ के माध्यम से यह विशाल एकत्रीकरण भी हुआ है और इस महाकुंभ के माध्यम से बाबा साहब के विचारों के नज़दीक आम आदमी पहुँचे, उसको अंगीकार करे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे। इस महाकुंभ का निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभ होने वाला है। मुझे ध्यान है जब शिवराज सिंह चौहान जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, मैं उस समय पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था। 14 अप्रैल आया तो शिवराज जी के साथ मैं भी मऊ में बाबा साहब की जन्मस्थली पर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गया था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सामान्य तौर पर जैसी परंपरागत व्यवस्था थी वही व्यवस्था थी। न बाबा साहब का स्मारक था, न बाबा साहब की प्रतिमा थी। जो हजारों लोग देश भर से बाबा साहब को 14 अप्रैल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा, मान सम्मान, उनको मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी कोई प्रावधान नहीं था। वर्षों तक जिन लोगों ने इस देश पर और प्रदेश पर राज किया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर अपनी राजनीति चलाने का काम किया, उन सब लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिला या बाबा साहब ने यह सौभाग्य नहीं दिया कि वो बाबा साहब का स्मारक बना सकें, बाबा साहब की याद को चिरस्थायी बना सकें। मैं परम पिता परमात्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। बाबा साहब की सेवा
और उनकी याद को चिरस्थायी बनाने का सौभाग्य अगर मिला तो भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मिला। उसी दिन 14 अप्रैल को शिवराज जी ने यह घोषणा की थी कि यहां पर भव्य स्मारक बनाया जाएगा। आज के बाद यह मेला सामान्य मेला नहीं होगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होगा और जो व्यक्ति भी 14 अप्रैल को इंदौर में मऊ की धरती पर आएगा उसके ट्रेन से उतरने से लेकर ट्रेन में बैठने तक की चिंता मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। यह घोषणा उस दिन शिवराज जी ने की थी और आज हम देख रहे हैं कि मऊ में भव्य स्मारक बन गया है। महाकुंभ का संचालन बखूबी वहां पर हो रहा है और मऊ जन्मस्थली का और विकास हो सके इसके लिए भी शिवराज सिंह जी लगातार प्रयत्नशील हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा, मऊ उनका जन्म स्थल है, उसको विकसित करने का सौभाग्य पहले की सरकारों को नहीं मिला, शिवराज सिंह चौहान जी को मिला। ठीक इसी प्रकार से नागपुर में दीक्षा भूमि को विकसित करने का काम हमारे नेता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जब मंत्री थे तब उन्होंने किया। चैत्र भूमि का विकास मुंबई में देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके कर कमलों के द्वारा हुआ। और 26 अलीपुर मार्ग पर जो अंबेडकर नेशनल इंटरनल सेंटर बनाने का काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। लंदन में शिक्षा भूमि का विकास हुआ तो मुंबई में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मोदी जी ने देवेंद्र फडणवीस जी को कहा तुम लंदन में जाओ, जहां अंबेडकर जी ने शिक्षा रहकर प्राप्त की है उस भवन को सरकार खरीदे और उसको स्मारक के रूप में विकसित करे। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास विश्वास इस मंत्र के आधार पर काम करती है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। जब हम भारत की कल्पना करते हैं, जब हम देश की कल्पना करते हैं तो बाबा साहब के बिना देश की कल्पना अधूरी है और अनुसूचित जाति के बिना देश की कल्पना अधूरी है। और इसलिए हम लोग लगातार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं कि हमारे गांव में, शहर में अनुसूचित जाति के भाई और बहन जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा है उनके जीवन में सरलता आए, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए, उनके जीवन में शिक्षा आए, उनको अच्छी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और उसी का परिणाम है कि आज आपने बेटी को सुना, जिस बेटी को मध्य प्रदेश की सरकार ने 77 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी। बेटे को चौरसिया को सुना जो ग्वालियर में ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार उसकी शुल्क जमा कर रही है। ये जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रयत्न हैं वो प्रयत्न निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव ला रहे हैं। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो देश को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन देश में सबको न्याय मिले, सबको सामाजिक न्याय मिले, इसलिए भी नरेंद्र मोदी जी का जीवन समर्पित है। और हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। फिर चाहे सवाल किसान का हो,
फिर चाहे सवाल लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों का हो, और फिर चाहे लाडली बहना योजना के माध्यम से लाडली बहना योजना का मामला हो, चाहे हमारे दलित भाई बहन, आदिवासी समाज के भाई और बहन, उनके जीवन में उत्थान का सवाल हो, हर दिशा में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको भी यह अनुरोध करना चाहता हूं, बाबा साहब सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब हाड़ मास का ढांचा भी नहीं थे, बाबा साहब एक जीवंत विचार थे। उनके विचार भारत के संविधान में समाहित हैं और वो आज भी प्रासंगिक हैं, सदियों तक प्रासंगिक रहेंगे। बाबा साहब के विचारों ने बाबा साहब को व्यक्ति से महापुरुष बना दिया। आज भारत तो बाबा साहब पर गर्व करता ही है, लेकिन जो भारत का संविधान बाबा साहब ने बनाकर हिंदुस्तान को दिया, उसके कारण सारी दुनिया भी सम्मान की नजरों से बाबा साहब अंबेडकर जी को देखती है। हम सब लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि जब 14 अप्रैल को हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं या अंबेडकर महाकुंभ में हम इकट्ठा हैं, तो यह कोई मेला नहीं है। हम बाबा साहब को समझने का प्रयास करें। बाबा साहब इस देश को बढ़ाना चाहते थे, बाबा साहब इस देश को मजबूत बनाना चाहते थे। आज कुछ लोग बाबा साहब का नाम लेकर, बाबा साहब का चित्र लेकर देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समय राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लोग, उनके बीच का संघर्ष है। हमको देश को आगे बढ़ाना है तो इस संघर्ष को समझना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा, बाबा साहब का भारतीय विचार जानना होगा और बाबा साहब इस देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं यह जानने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। अगर हम बाबा साहब को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे तो आपके घर पे कोई भी अराष्ट्रीय व्यक्ति आपको गुमराह करने में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, हम सब संकल्पबद्ध होकर बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, अपने जीवन को भी सार्थक करें, भारत माता को भी परम वैभव शिखर पर पहुंचाने में अपना एक सकारात्मक योगदान इस समय हम कर सकें। यह वक्त की जरूरत है। अराष्ट्रीय ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। आज मुझे प्रसन्नता है कि हम सबके मध्य हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी मौजूद हैं। आज उन्होंने 61 करोड़ से अधिक की राशि की तमाम सारी अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों को पढ़ने के लिए छात्रावासों की संरचनाओं का शिलान्यास किया है। और जब वो यहाँ बोलने वाले हैं तो आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि शिवराज जी जब किसी धरती पर जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सौगात देकर ही आते हैं। और इसलिए आज उनका संदेश हमारे इस अंचल के लिए भी सामायिक होगा, अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के भी लिए लाभप्रद होगा। इसलिए मैं उनके और आप सबके बीच में बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनको एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने कबीर साहब के नाम पर उज्जैन में महाकुंभ किया, जिस प्रकार से संत रविदास जी के नाम पर आपने सागर में महाकुंभ किया और वहां उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आपकी सरकार ने योगदान किया। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से हमारे अंचल के लोग भी प्रेरणा ले सकें, ऐसा संस्थान ग्वालियर चंबल की धरा पर बने, यह अनुरोध इस मौके पर आपसे करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। इतनी तपती दोपहरी में आप सब पधारे,
दूरस्थ अंचलों से पधारे माता बहनें भी आई और इसके लिए हमारे अनुसूचित मोर्चा के बंधुओं ने, प्रशासन के लोगों ने जो इस तपती दोपहरी में 8-10 दिन परिश्रम किया है, निश्चित रूप से वो तारीफ काबिल है। अब मैं आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं, शिवराज जी आए और नई नई सौगातें हम सब के बीच में रखें, इसलिए हम सब दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करें। या जोरदार तालियां बजना चाहिए शिवराज सिंह जी को लिए। जब तक वो मंच पर बोलने के लिए आए तब तक तालियां बजती रहना चाहिए और थोड़ी जोर से। बहुत धन्यवाद। इस तपती दोपहरी में घंटों से आप सब लोग बैठे हैं और आज हम मेहमान नहीं हैं, मंच वाले मेजबान हैं और आप सब हमारे मेहमान हैं। हमने पुकारा और तुम चले आए। मैं आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। एक बार मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। आवाज सब तरफ से आना चाहिए, भारत माता की। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जय भीम। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, मोदी जी के सहयोगी, किसान और कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय वरिष्ठ नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनके नेतृत्व में विकास की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के। सब लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। बाद में कोई बात होगी तो बाद में बात कर लूंगा मैं उनसे। एक बार फिर जोर से बोलिए, भारत माता की। और जोर से, भारत माता की। कोई भी बहन अगर कोई बात कहना चाहती है तो प्रशासन के लोग यहाँ ले आएंगे पीछे। मेरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बात करते हुए जाएंगे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश में गृह मंत्री के रूप में लगातार बेहतर काम करने वाले हमारे नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे भाई प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे बिजली और ऊर्जा मंत्री भाई प्रद्युम्न तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बहन मीना सिंह जी जिनके विभाग का ये कार्यक्रम है, अरविंद जी, भारत जी, सुरेश जी, विजेंद्र जी, ओपीएस भदौरिया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद विवेक सैजवलकर जी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष अभय जी, कौशल जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी साथी, नेता, पदाधिकारीगण और इस डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ में हजारों हजार की संख्या में पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया, उनके बनाए संविधान पर आज मोदी जी भी सरकार चला रहे हैं और हम भी सरकार चला रहे हैं। मेरा सब पत्रकार मित्रों से भी निवेदन है, हजारों की तादाद में आज बहन और भाई यहाँ आए हुए हैं, उनके बीच मैं अपनी बात रख रहा हूँ और इसलिए अगर किसी एक बहन को किसी बात की जरूरत है तो प्रशासन के लोग मेरे साथ पीछे ले आए, मैं उनसे बात कर लूंगा।
लेकिन बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ में पधारे हुए लोगों के लिए आज मैं कुछ सौगातें लेके आया हूं। इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करे, ये मेरी अपील है। एक बार मेरे साथ फिर प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, जय भीम, जय भीम। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी जब हमारे नेता बोल रहे थे, आदरणीय तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वो कह रहे थे आपसे कि अभी परसों हम गए थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर, हम महू गए थे। और महू आज से नहीं जा रहे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी ने पंचतीर्थ की कल्पना की, जिसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर जी आपको बता रहे थे। अब कांग्रेस को तो जवाब देना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया क्यों, ये बताओ। जिसने संविधान बनाया उसे तुमने चुनाव हरवाने का महापाप किया। कांग्रेसियों, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन परसों हम फिर महू गए थे बहनों और भाइयों, और हमने तय किया, भारतीय जनता की मांग थी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के और भी जो श्रद्धालु आते हैं देश भर से, उनके लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए जमीन चाहिए। मैं नरेंद्र सिंह जी को और सिंधिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी से बात की और हमें 3.5 एकड़ जमीन सेना ने आवंटित कर दी, दे दी। और वो पूरी जमीन हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की के जो भक्त आते हैं उनकी सुविधाएं वहां विकसित करेंगे, उसको देने का फैसला कर लिया। और एक बात और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पंचतीर्थ, एक जहां उनका जन्म हुआ, जन्म स्थान, एक जहां उनकी शिक्षा हुई, लंदन में शिक्षा हुई, एक जहां उन्होंने दिल्ली में संविधान का निर्माण किया, नागपुर की दीक्षा भूमि, और मुंबई जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। ये 5 स्थान हैं। ग्वालियर में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बनाई, जिसमें कई जगह हम ट्रेनों से और अब तो समय समय पे हवाई जहाज से भी ले जाएंगे तीर्थ यात्रा करने। अरे बहनों और भाइयों, गरीब को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? हम लोग बात कर रहे हैं, जरा जोर से बताओ, बैठना चाहिए कि नहीं? तो अब हवाई जहाज से भी 21 मई से तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन ये जो 5 स्थान हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से संबंधित है, उन 5 स्थानों को भी तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ लिया गया है और आप वहां दर्शन करने समय समय पर जा पाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों से भी, मेरे भाइयों से भी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जो 5 स्थान हैं वो तीर्थ दर्शन में होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, मेरी बहनाएं भी जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर दिया है। और एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। संत रविदास जी महाराज, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती,
जाकी ज्योत जलत दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। संत रविदास जी महाराज, हमने तय किया कि संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर सागर की धरती पर बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर अब सागर की धरती पर बनाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो बनाया जाना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बोलो, बनाया जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मंदिर के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आपके गांव की भी एक ईंट मंदिर में लगनी चाहिए। बोलो लगनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, लगनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, कार्यक्रम ऐसा बने, यहां जो हमारी टीम बैठी है, कि संत रविदास जी के लाल सिंह जी, कैलाश जी, संत रविदास जी के मंदिर के लिए हर गांव में ईंट की पूजन करके निकालो रथ और निकालो यात्रा, ताकि हम गांव गांव में ईंट पूजन करके सागर ले जाएं, जहां संत रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उनका जीवन और उनका दर्शन पूरा मंदिर और उसके आसपास जीवन सजीव दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। ये अद्भुत मंदिर होगा जो हमको सबको प्रेरणा देने का केंद्र होगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी। हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो। लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल के मैं लाया हूं, अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी सभी बहनें यहाँ बैठी है, लाडली बहनें भी आई है। मेरी बहनों, अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना। हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है। अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए यह व्यवस्था की है कि 8 लाख रुपया तक जिनकी फी आय है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, IIT की फीस हो, IIM की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, हम भरवाएंगे, ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं अपनी बहनों से विशेष रूप से पूछना चाहूंगा, बोलो सब बच्चों को पढ़ाओगे? जो पढ़ाएंगे तो सब बच्चों को आप पढ़ाने के काम लिखे लगे। केवल एक यही बात नहीं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अलावा हमारे जो बेटा बेटी है वो काम धंधों से लगे, वो अपने उद्योग भी लगाएं, काम धंधे भी खड़ी करें। और इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ कल कारखाने हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में हम 20% भूखंड अगर हमारे अनुसूचित जाति के बच्चे उद्योग लगाना चाहेंगे तो उनको सुरक्षित रखेंगे, ताकि उनके छोटे छोटे उद्योग भी लग पाएं, हमारे बच्चे भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे नगरीय निकायों में सैनिटेशन पॉलिसी हमने नहीं बना दी है। मैन होल की सफाई अब केवल मशीनों से की जाएगी, और मशीनें भी हमारे बच्चों को हम लोन पर, जिसमें सब्सिडी देंगे, उस पर भी
ताकि वो मशीनें खरीद सके, वो ये सारे काम करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं पंच क्रांति की बात करने आपसे आया हूं। 5 क्रांति जो प्रदेश की जनता के हित में हम कर रहे हैं, जो गरीबों के हित में हम कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के बेटा बेटी और भाई बहनों की जिंदगी में हम कर रहे हैं। पहली क्रांति है शिक्षा की क्रांति। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहली शर्त है शिक्षित बनो, शिक्षित पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मैंने पढ़ाई की बाकी व्यवस्थाओं के बारे में कहा था, आज मैं फिर अपने भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार थी। हमने तय किया कि हमारे बच्चों के लिए हम ज्यादा स्कूल खोलेंगे, हम छात्रावास खोलेंगे। ग्वालियर में हमने श्रमोदय विद्यालय जरा देखना खोला है, जहां जितने गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई की उत्तम कोटि की हमने व्यवस्था की है। लेकिन हमने एक काम और किया कि जितने हमारे बच्चे जब उच्च शिक्षा के लिए गांव से जाते हैं शहर में, तो हॉस्टल में रहने की जगह नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता, तो किराए का कमरा लेना पड़ता है। हमने पिछले दिनों यह तय कर दिया था कि किराए का कमरा अगर लेंगे तो कमरे का किराया मम्मी पापा नहीं भरेंगे, मामा भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरने का काम करेगी, ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा किसी भी कीमत पर रुके ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे विदेश में शिक्षा हो, चाहे देश में शिक्षा हो, हजारों बच्चों के मेडिकल कॉलेज की फीस आज भारतीय जनता 70-70 लाख रुपए की, अगर ये फीस भर रही है तो बीजेपी की सरकार भर रही है। कब कांग्रेस ने ये फीस भरी थी? इंजीनियरिंग कॉलेज के 7,000 बच्चों की फीस भरने का काम अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए पढ़ाई की ये सारी व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ हॉस्टल में भोजन ठीक मिले। कांग्रेस के जमाने में 300 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1300 रुपया प्रतिमाह किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हॉस्टलों की सारी व्यवस्था उत्तम रहे, जहां हमारे बच्चों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था कायाकल्प अभियान के तहत हम कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहली क्रांति शिक्षा की क्रांति जो मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कर रही है। दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, और रोजगार के लिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नंबर 1 सरकारी नौकरियां। 1,24,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी है। हम बैकलॉग के सारे पद भर रहे हैं, ताकि सरकारी क्षेत्र में भी बच्चों को नौकरी मिल सके। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हमारी जारी है। तो एक सरकारी नौकरियों में भर्ती, और दूसरे अभी आप देखेंगे हमारे अलग अलग योजनाओं के तहत हमारे बच्चों को स्वरोजगार के लिए हम पैसा देने का काम कर रहे हैं। एससी के बेटा बेटियों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देता है, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। आज यहाँ जेसीबी भी खड़ी है, बोलेरो भी खड़ी है, अलग अलग चीजें हमारे इन बच्चों को हम देने का काम कर रहे हैं, जिसमें 5% वार्षिक ब्याज का अनुदान भी देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हमने बनाई है, जिसमें भी हम 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हमने स्वरोजगार के लिए बनाई है। और एक योजना के बारे में और ध्यान से सुनना, हमारे जिन बच्चों ने BA BSc BCom कर लिया, 12वीं पास कर ली, बेरोजगार हैं, रोजगार तत्काल नहीं मिल रहा, तो उन बच्चों को हम काम सिखाने अलग अलग कंपनियों में भेजेंगे, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे। और जब वो काम सीखेंगे तो उस दौरान उनको 8,100 रुपया महीना, 8,100 रुपया महीना दिया जाएगा काम सीखने का, ताकि काम सीखें और पैसा भी कमाएं, उनकी आजीविका भी चलती रहे, और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार वहां मिल जाए
या और कहीं वो काम खड़ा कर सकें। और इसलिए ये रोजगार की क्रांति जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और तीसरी क्रांति है रहने की जमीन। रहने की जमीन भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो इतनी जमीन तो अपने नाम छोड़ी होगी कि अपना घर बना के वह हम चैन से रह सकें। इतनी जमीन के तो हम हकदार हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत वो गरीब जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी हमारे भाई बहन जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, एक घर में 30 आदमी रह रहे हैं, 40 आदमी रह रहे हैं, एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब रहे कहां। और इसलिए हमने तय किया है कि ऐसे प्रत्येक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, उनको रहने के लिए निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत कल मैंने प्लाट दे के आया हूं सीधी जिले में, कोई गरीब एससी का भी बिना रहने की जमीन के नहीं रहेगा। ये मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और एक चौथी क्रांति, मेरी बहनों, तुम्हारा सशक्तिकरण, बहनों का सशक्तिकरण। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में यहाँ बैठी है, मैं देख रहा हूं इस तरफ भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, पैसे की जरूरत अगर पड़ती थी तो 1000-500 रुपया के लिए भी कई बार परेशानी होती थी। कभी अपने बेटा बेटी ने कोई मांग कर दी, माँ कपड़े दिला दे, माँ किताब दिला दे, या कई बार हो तो भैया के घर अगर जाते हैं तो मन में ये होती है कि भाई के बेटी के लिए ये माइक खराब है, कुछ ना कुछ भाई के बेटा बेटी के लिए ले जाऊं, लेकिन पतिदेव से पैसा मांगे कि माई के जा रही हूं, मुझे 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते हैं, कहां से ले आऊं? जब देखो पैसे ही मांगती रहती है तो मन महसूस कर रह जाती है। मेरी बहनों, छोटी छोटी जरूरत के लिए हमको परेशान होना पड़ता था, और इसलिए अब मैंने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना में हर बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाला जाएगा। जो मेरी गरीब बहनें हैं, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी सारी बहनों के खाते में बताओ 1000 रुपया डलना चाहिए कि नहीं? बहनें बताओ, डलना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, डलना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, फॉर्म कौन कौन ने भर दिया, हाथ उठाओ। जिन्हें आवेदन भर दिया हाथ उठाओ, उधर भी और इधर भी। बहुत सी बहनों ने भर दिया, अब नीचे करो। अब कौन कौन बच्चे जिन्हें नहीं भरे फॉर्म? अभी थोड़े से बच्चे, तो कलेक्टर कमिश्नर जरा ध्यान दें। देखो, अप्रैल में फॉर्म भरा जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी, और 10 जून से तुम्हारे खातों में पैसा आना शुरू हो जाएंगे, 1000 रुपया महीना। और जब 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी कि बहू को हर महीना 1000 रुपया मिल रहे हैं, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, तो घर भी बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? और अभी तक तो पतिदेव से मांगती थी, अब अगर कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी और मुंह लटका के आए और तुमने पूछा, गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो, और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल नहीं रहे, तो चट पैसा निकाल के कहोगी ये धरे ले जाओ, चिंता मत करो, मैं तो हूं, काहे को चिंता करते हो? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास कि बहनें सारा पैसा खर्चा नहीं करेंगी, बचा के भी रखेंगी कि नहीं रखेंगी? अरे बताओ, रखेंगी कि नहीं? हमारी बहनें पैसा बचा के भी रखेंगी, और इसलिए ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। ये महिला सशक्तिकरण की क्रांति, चौथी क्रांति। और इसके साथ साथ
एक पांचवी क्रांति हमारे सुरक्षा के साथ साथ हमारे सम्मान की क्रांति। मेरे बहनों और भाइयों, अपने अनुसूचित जाति समाज में भी एक नहीं अनेकों उपजातियां आती है। उसमें हमारे, इसको उठा लो, माइक गड़बड़ है तुम्हारा, हमारे जाटव चौधरी समाज भी आता है, अहरवार समाज भी आता है, साकेत समाज भी आता है, बलाई समाज भी आता है, वाल्मीकि समाज भी आता है, मेहर समाज भी आता है, कोरी समाज भी आता है, खटीक समाज भी आता है। एक नहीं अनेकों समाज आते हैं। और अब तक एससी के कल्याण की सारी योजना वल्लभ भवन में बैठ के बनती थी, अफसर और मंत्री बनाते थे। कई बार वैसी योजना बनती थी तो उन योजनाओं में जमीनी जो हकीकत थी वो शामिल नहीं होती थी। अब आज अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर हम ये तय कर रहे हैं कि हमारी जो प्रमुख उपजातियां हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो अहिरवार हो, चाहे वो साकेत हो, वो चाहे चौधरी हो, और चाहे वो कोरी हो, चाहे वो बलाई हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो खटीक हो, इन सब उपजातियों के अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे, कल्याण बोर्ड। जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, बलाई कल्याण बोर्ड, ये सारे बोर्ड अलग अलग बनाएंगे, इनके अध्यक्ष बनाएंगे, साथ में सदस्य भी बनाएंगे, और अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। और उनके जिम्मे ये काम छोड़ा जाएगा कि वो अपने समाज के बीच में दौरा करें, समस्याएं समझें और हमें लाके दे दें, तो उसके अनुरूप हम आपके कल्याण की योजनाएं बना पाएं। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? और जोर से ठीक है? हाँ मंजूर तो हो, मंजूर तो बोलो हाँ। इधर वालों को भी मंजूर है तो ठीक है। ये अलग अलग बोर्ड समाजों के कल्याण के लिए बनाए जाएंगे। तुलसी जी, प्रभुराम जी, जगदीश जी, और ये घनश्याम का तो बन ही गया, बंसकार बोर्ड, ये तो बन ही जाए, बाथम जी का ही बन गया। अरे जिनके रह गए सबके बोर्ड बनेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, क्योंकि सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की है, और इससे मिलके, केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज मिलके इस कल्याण के काम में जुटेगा, ताकि हम अपनी जिंदगी बदल सकें। अपनी जिंदगी बदलने का अभियान है ये सामाजिक क्रांति का। और इसलिए आज अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आइए मेरे बहनों और भाइयों, बहकाने वाले कई लोग हैं, लेकिन हम सब मिलकर साथ चलें, अपने कल्याण के लिए, विकास के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। आइए हम साथ मिलकर चलने का संकल्प लें। और आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की स्मृति में भी एक स्थान यहाँ पर तय करके, कोई आपने मुझे बताया सब, एक स्थान तय करके यहाँ भी वैसी रचना आपके सहयोग से करेंगे, ताकि ग्वालियर में भी हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर धाम जैसी रचना बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? सब बताओ होना चाहिए कि नहीं? आइए मेरे बहनों और भाइयों, सब साथ मिलकर चलें, संघर्ष नहीं समन्वय, सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक समरसता, घृणा नहीं प्यार। आइए युद्ध नहीं शांति, मिलकर साथ चलें और अपनी जिंदगी बदलें। बोलो सब तैयार हैं? तो आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और मेरे साथ मिलकर चलने का संकल्प लीजिए। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और मेरे साथ बोले, भारत माता की। और जोर से, भारत माता की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज भंगार समाज का भी मैंने उपजातियां बता दी, जितनी है सबका बनाएंगे, चिंता मत करो।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया अनुसूचित जाति के 10 हितग्राहियों को लगभग 2.5 करोड़ रुपए के हित लाभ वितरित करें। संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख से 50 लाख तक की ऋण, जिसमें 5% तक की ब्याज अनुदान राशि शामिल रहती है, दी जाती है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 1610 प्रकरणों में 83 करोड़ 87 लाख रुपए की ऋण राशि दी जा रही है। ग्वालियर जिले के महेंद्र परिहार जी को 23,75,000 रुपए का ऋण जेसीबी खरीदने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है। श्री महेंद्र परिहार जी को प्रतीकात्मक रूप से चेक और ब्याज अनुदान स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। जेसीबी की प्रतीकात्मक चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी महेंद्र परिहार जी को सौंप रहे हैं। और ये जेसीबी मंच के आप दाहिनी ओर देखेंगे तो ये जेसीबी भी यहाँ खड़ी हुई है। अब महेंद्र परिहार जी को संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी जेसीबी की प्रतीकात्मक चाबी और चेक तथा स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं। श्री महेंद्र परिहार जी को डबरा की श्रीमती रविता वर्मा जी को पेंट और हार्डवेयर की दुकान के लिए 8 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। उनको प्रतीकात्मक चेक तथा ब्याज का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। डबरा की श्रीमती रविता वर्मा जी को 8 लाख रुपए का ऋण। इनके बाद श्री बाबूलाल सिंह जी को 6 लाख रुपए बोलेरो खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। बोलेरो यहां खड़ी हुई है, मंच के दाहिनी ओर आप देखेंगे। इसकी चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी बाबूलाल सिंह जी को प्रदान करेंगे। ये बोलेरो की तस्वीर इस समय आपको दिखाई दे रही है। ये इनका व्यवसाय होगा, इसका व्यावसायिक तौर पर संचालन करेंगे श्री बाबूलाल सिंह जी। ग्वालियर के श्री राकेश जाटव जी को कंप्यूटर शॉप के लिए 25 लाख रुपए का ऋण संत रविदास रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। उनको भी प्रतीकात्मक रूप से चेक और ब्याज प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत गुना के श्री दिनेश जाटव को स्वयं का सेंटरिंग का व्यवसाय करने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री दिनेश जाटव को और ग्वालियर के आनंद कुमार जी को किराना की दुकान के लिए 1 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। ग्वालियर के श्री आनंद कुमार जी को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना के तहत इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बड़ी यूनिट लगाने के लिए मशीनरी, कच्चा माल, मार्केटिंग, प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जाती है और 2 करोड़ तक की सहायता मिलती है। तो इसके लिए 7 परियोजनाओं को सरकार ने स्वीकृति की है। इसमें से 2 को यहां आमंत्रित किया जा रहा है। पहला एक समूह है सागर संकुल स्तरीय संगठन के एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट सागर का उदयमान संकुल समूह। इसकी बहनें यहां पे 33 लाख रुपए के अनुदान के प्रतीकात्मक चेक लेने के लिए आ रही हैं। और इसके बाद शिवपुरी के धाय महादेव महिला समुदाय कल्याण समिति की बहनें हैं, जिन्हें 33 लाख रुपए की सहायता राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। धाय महादेव महिला समुदाय कल्याण समिति शिवपुरी की बहनों को 33 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को तथा यहां पधारे सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्री मुन्नालाल गोयल जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीज विकास निगम। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय शेजवलकर जी, सांसद महोदय श्री लाल सिंह आर्य जी, श्री कैलाश जाट जी, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री तुलसी सिलावट जी, आदरणीय मीना सिंह जी, जीतू जराती जी और प्रभुराम चौधरी जी तथा अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी को ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बाबा साहब की प्रतिमा भेंट करेंगे गोविंद परिहार जी, जिला महामंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा दतिया भांडेर। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा साहब की प्रतिमा भेंट करेंगे स्मृति चिन्ह के तौर पर। जब तक हमारे ये साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, आभार प्रदर्शन के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश कुमार सिंह जाटव जी से विनम्र आग्रह कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के तथा अन्य सभी महानुभावों की उपस्थिति तथा बहनों भाइयों की जिनकी यहाँ उपस्थिति है उनके प्रति कृपया अपना आभार व्यक्त करें। आदरणीय माननीय श्रीमती दुर्गेश कुमार सिंह जाटव।